आदाब, मुंसिफ टीवी की खास पेशकश खास मुलाकात में आप सभी का इस्तकबाल है और मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। खास मुलाकात में आज हम जिससे आपको रूबरू करा रहे हैं वो आम आदमी पार्टी की चीफ नेशनल स्पोक्स पर्सन और तेलंगाना में पार्टी की इंचार्ज हैं मोहतरमा प्रियंका कक्कर। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है मुंसिफ टीवी में मोहतरमा। नाजरीन, आम आदमी पार्टी की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है वो उतार चढ़ाव के साथ पेचीदा है। वो दिल्ली में नुकसान के बावजूद पंजाब में मजबूत है, सरकार में है और हरियाणा में वोट बैंक है। गुजरात में कदम बढ़ रहे हैं और कश्मीर में एक एमएलए है और कानूनी जंग पार्टी के मुस्तकबिल के इम्कानात पर असरअंदाज हो रही है। तो प्रियंका कक्कर तेलंगाना के दौरे पर हैं और तेलंगाना समेत कौमी सतह पर पार्टी की कारकर्दगी पर बातचीत करेंगे। तो प्रियंका जी, आपसे सिर्फ ये जानना चाहूँगा, जिस तरह से आम आदमी पार्टी के हवाले से अगर हम कहें कि अरविंद केजरीवाल पर जिस तरह से कानून की तलवार अभी भी लटक रही है, तो उस हवाले से पार्टी का और अरविंद केजरीवाल का सियासी मुस्तकबिल क्या है? गिलानी साहब, आपने शुरू में ही मुझसे एक बहुत टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लिया, तो मैं एक वकील के तौर पर इसका आंसर करना चाहूँगी। मैं उसी को जहन में रख के पूछ रहा हूँ। देखिए, क्या होता है कि पीएमएलए के कानून में आपको बेल मिल ही नहीं सकती। पीएमएलए के कानून को जिस तरह से इन्होंने बीजेपी ने चेंज किया एक राजनीतिक हथियार बनाने के लिए, वो कानून ऐसा हुआ कि उसके अंदर आपको बेल मिल ही नहीं सकती। उन्होंने एक सेक्शन 45 होता है, थोड़ा टेक्निकल जा रही हूँ, उसमें उन्होंने एक सेक्शन 45 को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था, पर भाजपा ने कुछ मनी बिल्स के द्वारा जो परमिसिबल नहीं है उस अनकॉन्स्टिट्यूशनल सेक्शन 45 को रिवाइव किया और उसी सेक्शन के अंदर अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया। अच्छा। तो ये बहुत कम लोगों को मालूम है, पर आपने सवाल पूछा तो मैं बताऊंगी। चलिए, दर्शकों को भी पता चल जाए कि है क्या। तो क्या हुआ कि अब अरविंद केजरीवाल जी को जो बेल मिली है पीएमएलए में, वो सारे कागज देखने के बाद कि ये केस ठहर ही नहीं सकता, क्योंकि पीएमएलए के कानून में आपको बेल तभी मिलती है सेक्शन 45 के ड्यूरेशन में जब जजेस ने सारा केस देख लिया हो। बीच में इंटरिम बेल नहीं मिलती कोई, जैसे बाकी केसेस में होता है। तो पीएमएलए कानून में आप अगर पीएमएलए कोर्ट का ऑर्डर भी पढ़ेंगे तो उसमें बकायदा साफ साफ लिखा गया कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ एक चवन्नी का प्रमाण नहीं। लैंग्वेज मेरी पॉलिटिकल हो गई, पर लीगली लिखा गया है कि नो एविडेंस फाउंड अगेंस्ट अरविंद केजरीवाल। दूसरी चीज जो बहुत साफ पीएम उस जजमेंट में लिखी हुई है कि ईडी ने द्वेष की भावना से काम किया। तीसरी चीज आप अभी देखेंगे, ईडी के खिलाफ सत्येंद्र जैन जी के खिलाफ कल ही कोर्ट ने क्या कहा कि ईडी ने द्वेष की भावना से स्टोरीज को प्लांट किया। तो ये जो मिसयूज ऑफ एजेंसीज है, ये हॉलमार्क है बीजेपी का। बट आप देखिए, इतनी प्रताड़ना के बाद भी हमारे सारे नेताओं को जेल में डाल दिया, सारे नेताओं को। दिल्ली में हम हार गए, मैं स्वीकार करती हूँ जनता का मत, 22 सीट हमारी अभी भी हैं, पर 2 लाख के वोट का ही डिफरेंस है खाली, जिसको बीजेपी ने ऐसे पेश किया। दिल्ली में हार की वजह क्या थी? आपने इतना काम किया दिल्ली में, काम बताया भी गया, ऐसा नहीं कि नहीं बताया गया, तो नतीजा क्या निकला? कुछ उस पर चिंतन मंथन? देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में जो हमारी आखिरी सरकार थी दिल्ली में, उसमें लास्ट के 3 साल तो इन्होंने संजय सर को उठा लिया, अरविंद केजरीवाल जी को उठा लिया, सत्येंद्र जैन जी को उठा लिया। हमारा कोई भी बड़ा नेता था, कम्युनिकेशन जो देख रहा है उसको जेल कर दी, सबको जेल में डाल दिया। तो एक तरह से काम ठप किया गया। फिर जनता के काम बीजेपी के इलेक्शन की तैयारी का हिस्सा बिल्कुल बिल्कुल, तो काम बिल्कुल प्रभावित हुए, इसमें कोई डिनाइंग नहीं है, काम प्रभावित हुए। पर इस सबके बाद भी देखिए कि जनता ने हम पे भरोसा जताया और आज भाजपा के लोग ही परेशान हैं दिल्ली में, क्योंकि जल भराव की स्थिति हर जगह बनी हुई है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में फिर से बच्चों के टॉयलेट भरने लग गए हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल में फिर से पानी नहीं मिल रहा, क्योंकि बिजली की कटौती होने लग गई दिल्ली में। ये एक रिपोर्ट कहती है, एक सरकारी रिपोर्ट, दिल्ली एकमात्र राज्य है देश में जहां 24 घंटा बिजली और मुफ्त बिजली मिलती थी। ये फिर इंटरप्ट होने लग गया, 8-8 घंटे के पावर कट्स लगने लग गए हैं दिल्ली जैसे राजधानी। तो मुस्तकबिल में वापसी के इम्कानात है? जिस तरह से आप लोगों ने हेल्थ और एजुकेशन पर काम किया, वो 2 मुद्दे ही आपको वापस ला सकते हैं? देखिए, वो 2 मुद्दे तो बहुत प्रचारित हैं हमारे, वो सबको पता है उनके बारे में। बट छोटी छोटी जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें थी कि जो हमने यूरोपियन स्टाइल की सड़कें बनाई, कि वहाँ जो वॉकिंग पाथ्स बने। मैं देख रही तेलंगाना में अगर कोई व्यक्ति पैदल चलना चाहे, अगर मैं शाम को वॉक पे निकलना चाहूँ तो कहाँ जाऊँ? सड़क पे थोड़ी वॉक करूंगी ना। कोई वॉकिंग पाथ ही नहीं है जी। तो हमने ऐसी ऐसी चीजें की, साइकिलिंग ट्रैक्स बनाए, आप कोई भी पार्क होगा वो पूरा आपको हरा भरा दिखेगा और साथ में अंदर जिम होगा मुफ्त।
क्योंकि हम चाहते थे कि अगर कोई गरीब इंसान भी है वो भी अपने हेल्थ का ध्यान रखे, पार्क में जाए तो जिम इक्विपमेंट यूज करे। तो हमने बहुत छोटी छोटी चीजें भी ऐसी जिन पे काम किया था। स्कूल और एजुकेशन तो बिल्कुल ऐतिहासिक काम हुए, हेल्थ में भी ऐतिहासिक काम हुआ है जो आज तक नहीं हुआ था, पर बहुत सारे काम ऐसे और हमारे जो प्रचारित नहीं हुए, और जिस वजह से इतने कष्टों के बाद भी दिल्ली वालों ने हमें एक अच्छा मत दिया। और आप सोचिए अगर अमित शाह जी और मोदी जी को जेल डाल दिया जाए तो बीजेपी आज कहाँ खड़ी होगी? प्लान है आपका? तो ऐसे में एक चीज़ और है, दिल्ली के बाद आपने पंजाब का रुख किया, पंजाब में आपकी सरकार है, तो पंजाब के अलावा आम आदमी पार्टी की नज़र दूसरी रियासतों में क्या है और क्या सलाहियत है कि वहाँ सरकार बन जाए आम आदमी पार्टी की? देखिए हम कभी भी, बिहार सामने है आपके, बिल्कुल तो है, उसके 27 में यूपी है, बिल्कुल है, और हम हर जगह, हमारी लड़ाई सत्ता की लड़ाई नहीं है। हम लोग, आप आम आदमी पार्टी के लोग उठा के देखेंगे तो बहुत पढ़े लिखे, बहुत अच्छे परिवार से आने वाले लोग जिन्होंने अपना सब कुछ त्यागा, क्योंकि उनकी मंशा ये है कि देश के हर बच्चे तक बेहतरीन टॉप शिक्षा पहुंचे। मैं देख रही थी आपके तेलंगाना में भी अपडेटेड करिकुलम्स थोड़ी हैं, चल रहे हैं जो जमाने से चले जा रहे हैं। आप बच्चों को पढ़ा भी दोगे तो वो आज की नौकरियों के जो कोर्सेज हैं, जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं है। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे मैं देख रही थी कि 60% नियरली जो यूएस वीज़ा की एप्लीकेशन लगती हैं 60% तेलंगाना के बच्चे लगाते हैं। ऐसा क्यों है? युवा क्यों छोड़ के जा रहे हैं अपने स्टेट को? कोई खुशी से तो अपना देश नहीं छोड़ता, वो तभी छोड़ते हैं क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके यहाँ पर सड़कों में गड्ढे हैं, बच्चे गिर के उनकी डेथ हो जा रही है। अभी ये सिचुएशन है एज वी स्पीक। जुबली हिल में हमारी पार्टी के कन्वीनर साहब एक प्रोटेस्ट में हैं, वहां पे 6 महीने से लंबे लंबे गड्ढे हैं, दिखाया जा रहा है काम चल रहा है, पर कोई काम नहीं हो रहा। एंड इट इज वेरी डेंजरस फॉर दैट गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल इन जुबली हिल जहाँ पे वो बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन तेलंगाना सरकार ये कहती है कि साहब जो जैसे आपका किस्सा था दिल्ली में, उसी तरह से तेलंगाना में रविंद्र रेड्डी का भी मसला है कि मरकज की तरफ से यानी दिल्ली सरकार की तरफ से कोई फंड्स नहीं है, जिस तरह हालांकि वो कई बार मांगने गए, मिलता नहीं है, कैसे काम होगा? मुझे नहीं लगता इस बात में कोई सच्चाई है, क्योंकि उन्होंने फिर ये झूठ क्यों बोला कि उन्होंने एक यूनाइटेड डाइट प्लान शुरू कर दिया है सरकारी स्कूलों में हर जगह। तो ये पैसे कहाँ से आए? उन्होंने झूठ क्यों बोला कि 40% एलोकेशन हो गया और क्लियरली नहीं हुआ। मैं पढ़ रही थी हर महीने सरकारी स्कूल के बच्चों की यहाँ पे डेथ हो रही है, फूड पॉइजनिंग से उन परेशान है। मतलब सोचिए कि यहाँ पे स्कूल का बच्चा स्कूल पहुंच जाएगा, स्कूल के अंदर या खाना खा के उसको कुछ हो जाएगा, नहीं तो स्कूल का गेट उसके ऊपर गिर जाएगा, नहीं तो वो स्कूल से बाहर निकलेगा तो वो गड्ढे में गिर जाएगा। जानलेवा जिंदगी है बच्चों के लिए, मतलब बच्चों के लिए जानलेवा सिस्टम बना दिया है तेलंगाना में, विच इज़ वेरी सैड, विच शुड बी अबव पॉलिटिक्स। एंड इट इज़ शेमफुल कि रेवंत रेड्डी जो शायद आरएसएस का प्रोडक्ट है इसलिए झूठ से बाज नहीं आते। लेकिन वो कहते हैं कि ये मेरा नहीं, पिछली सरकारों का 10 साल का काम है, मुझे तो अभी आया है, मैं देख रहा हूँ इसको, तो इनको कितने मैं महीने कर रहा हूँ। मैं आपको एक उदाहरण बता रही हूँ, इनको जो मुझे मैं आज मेरा दूसरा दिन है तेलंगाना में, जो मुझे दूसरे दिन ही दिख गया कि 6 महीने से वहां पे वो रोड भरी नहीं गई है और बड़े बड़े गड्ढे हैं उसमें, और मॉनसून का सीजन आने वाला है। किसने रोका है रेवंत रेड्डी को? पुरानी सरकारों ने। वेट कर रहे हैं वो कि कुछ हो जाए ताकि फिर ठीक रहा ऑपोजिशन के ऊपर फोड़ेंगे। जी, कर्ज भी लिया है, काफ़ी कर्जदानी। और खैर बहरहाल यहाँ पर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तेलंगाना पे फिर आएंगे। हरियाणा में आपका वोट बैंक है, आप जो हकीकी सियासी ताकत है वहाँ पर तब्दील कर सकती थी। पिछली बार भी हरियाणा में आप करीब पहुँच चुके थे और इम्कान थे कि सरकार बनने जा रही है, लेकिन रीज़न क्या रहा कि अचानक वहाँ पर तस्वीर कुछ और हो गई? देखिए, मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होता है जब आपके टॉप लीडरशिप को जेल में डाल देते हैं, तो कम्युनिकेशन में ही बड़ा दिक्कत हो जाती है। अरविंद केजरीवाल जी की वाइफ से भी नहीं मिलने देते थे बीजेपी वाले जेल में, तो हम पार्टी वर्कर्स तो कैसे ही मिलते हैं? कम्युनिकेशन कैसे होता? जानबूझ के इंसुलिन नहीं देते थे ताकि उनका फोकस रहे अपनी हेल्थ को, अपने आप को बचाने में। तो इस तरह की विंडिक्टिव सरकार थी जिसने हर वो प्रयास किया कि हमारी सरकार, हमारी पार्टी टूट जाए, हमारे लोग चले जाएं। जैसे कांग्रेस में सारे भाजपा वाले हैं वैसा ही हमारी पार्टी में, ऐसा हुआ नहीं, कर नहीं पाए, बट उसका खामियाजा जरूर हमें वोट शेयर में किसी हद तक भुगतना पड़ा। बट 10 साल में आप मुझे बता दीजिए, कांग्रेस या बीजेपी या इस देश की कोई भी और पार्टी
जिसकी 2 बार दिल्ली में सत्ता रही हो, 1 बार पंजाब में हो चुकी हो, सब हिस्टोरिकल नंबर्स हैं जी। हाँ, फिर गुजरात में हमारे 5 विधायक हैं, जम्मू कश्मीर भी हम पहुंच गए हैं। गुजरात में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, क्या इम्कान है? और ऐसी जगह से जहां से आपको जेल भेजा जा रहा है। देखिए सेकंड टाइम जेल का एक्सपीरियंस अच्छा हो गया आम आदमी पार्टी को। देखिए क्या करें, मुझे लगता है कि एक राजनेता की पहचान बन गई है यहाँ पर हमारे देश में कि जेल भेज देती हैं जो भी पार्टी सत्ता में होती है। ये एक अनफॉर्चुनेट स्थिति है, बट इससे आप किसी के गिल्ट का अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि महात्मा गांधी हो या फिर राजगुरु हो या फिर भगत सिंह जी हो, सबको जेल जाना पड़ा था। आज भी पॉलिटिक्स में जेल का रास्ता कामयाबी है, मानते हैं? ये बड़ा अनफॉर्चुनेट ट्रूथ लगता है मुझे, बट ये नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि काम के हमारे देश में भी एक प्रॉब्लम है, मैं इसमें माफी चाहूंगी, आपके लिए स्पेसिफिकली नहीं कह रही, पर जो मीडिया का पतन हुआ है पिछले 10 सालों में, जो मीडिया के ऊपर कंट्रोल हुआ है, उससे क्या है, सही सवाल नहीं पूछे जाते और मीडिया बहुत ही अजीब सी कहानियां चल रही होती हैं। इस ऑपोजिशन लीडर ने टेबल क्यों नहीं थपथपाया? ये कोई बात है? ये कोई सवाल है पूछने का? मतलब आपको क्या बच्चे मरते हुए नहीं दिख रहे सरकारी स्कूलों में, जो आप ऐसे वाहियात सवाल कर रहे हैं? तो ये सवाल ये है कि चलिए ठीक है, मीडिया के कुछ हिस्से हैं इस तरह की चीज़ें करते हों, लेकिन आम आदमी पार्टी की पहचान सोशल मीडिया से है जी। तो क्या लगता है कि मीडिया के हवाले से, जैसा कि आपने कहा, आम आदमी पार्टी जेल में है, आम आदमी पार्टी प्रताड़ित हो रही है, मसाइल है सामने पॉलिटिकली, बीजेपी आप पर हावी है, सब चीज़ें हैं, तो सोशल मीडिया एक बड़ा हथियार है आपका, तो क्या इससे सक्सेस मिलती हुई लग रही है? मीडिया पर कंट्रोल होगा? मुझे डाउट है मीडिया जागेगी अभी जब तक मोदी जी जाएंगे नहीं, मुझे इस बात पे डाउट है आपकी। मुझे लगता है कि जब मोदी जी जाएंगे तब एकदम से मीडिया जागेगा, अभी तो सो ही रहा है। देखिए सोशल मीडिया जागा हुआ है। सोशल मीडिया जागा हुआ है। मैंने इनफैक्ट मैंने एक बहुत प्राइम चैनल पर, तब भी वो अरविंद केजरीवाल जी का स्टे लग गया था जब उनको बेल मिली, तो हमारे ऊपर ही अगेन ठीकरा फोड़ रहे थे सारा मीडिया, तो मैंने बहुत उनसे पूछा कि आज आप सवाल पूछ सकते हैं कि स्टे मिला कैसे, हाई कोर्ट के जज ने स्टे दिया कैसे, अभी तो जजमेंट उनको मिली भी नहीं थी, जजमेंट उनके टेबल पे पहुंचने से पहले स्टे कैसे हो गई? ये सवाल तो मीडिया को पूछना चाहिए था, पर फिर हमने सोशल मीडिया पे पूछा, तो लोगों को समझ आती है, आज लोग समझते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जैसे तेलंगाना में जो मैंने किताबों में पढ़ा और समझा, एक हैदराबाद डेवलप जरूर है, पूरी तरह नहीं कहूंगी, गड्ढे यहाँ भी पहुंचते ना मुझे वॉकिंग पाथ दिखे, ना स्कूलों की हालत। गड्ढे तो 2 पार्टियों की सियासत का हिस्सा बने। करेक्ट। तो जितना थोड़ा बहुत ठीक रहने लायक जगह है वो मुझे लगता है हैदराबाद है, बाकी जगहों में तो हालत और भी, स्थिति और भी खराब है, पर हैदराबाद अलोन इज नॉट तेलंगाना, तेलंगाना इज ह्यूज। तो मुझे लगता है कि वहाँ के लोग, उनको नहीं पता ट्विटर के बारे, उनको नहीं पता फेसबुक के बारे। मुझे लगता है कि आज भी मोदी जी ने तो कह दिया स्मार्टफोन है, पर मुझे नहीं लगता कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग गांव देहात में रह रहे हैं उनको कुछ पता है सोशल मीडिया के बारे। तो बहुत ज़रूरी है कि लोग जागरूक हों। वो किस तरह होते हैं उसके लिए हम हर प्रयास करते हैं, हमारे लोग ग्राउंड पे जाएंगे तो मुझे लगता है वो बेस्ट स्ट्रैटेजी रहती है। आपने यही कोशिश कश्मीर में भी की, उस हवाले से अगर मैं बात करूं तो एक सीट आपकी वहां पर है जी, तो कश्मीर तक आप पहुंच गए, यानी देश का कोई हिस्सा गालिबन अब छूटा नहीं होगा। आम आदमी पार्टी किसी न किसी हवाले से अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है जी। तो कश्मीर का सफ़र कैसे? लेकिन कश्मीर में एक सवाल ये भी है कि उमर अब्दुल्ला इस वक्त अरविंद केजरीवाल की तरह काम कर रहे हैं या बोल रहे हैं, 2 चीज़ें। देखिए मैं थोड़ा सा खफा हूँ उमर अब्दुल्ला जी की राजनीति से, क्योंकि उन्होंने हम पे बहुत सारे आरोप लगाए थे जब हम बताते थे कि किस तरह केंद्र सरकार हमें काम नहीं करने देती। उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को मॉक भी किया था कि भाई वो तो करवा लेंगे काम से केंद्र सरकार से। हमने जब बताया कि हाउस अरेस्ट कर देते हैं वो अरविंद केजरीवाल जी को ताकि वो बाहर भी ना निकल पाए, तब भी उन्होंने इस बात का स्वीकार नहीं किया था। आज वही चीजें उनके साथ हो रही हैं, सेम चीजें उनके साथ हो रही हैं। हाँ। तो मुझे लगता है कि जो विपक्षी दल हैं उनको ये समझना होगा कि भाजपा एक बहुत ही इमोरल करप्ट सरकार है जो किसी भी हद तक जाती है, चाहे कानूनों को पलटने में हो, चाहे किसी भी तरीके से प्रताड़ित करना हो। दिल्ली और कश्मीर इस वक्त एक पोजीशन में, केजरीवाल और उमर अब्दुल्ला का एक्सपीरियंस एक जैसा है अभी। मुझे लगता है कि इसलिए जैसे मैं यूएस का सिस्टम देखती हूँ, वहाँ पे हर स्टेट में आपकी
वहाँ तो झंडे भी अलग है हर स्टेट के। आई एम नॉट एडवोकेटिंग दैट, बट आई एम सेइंग कि उनमें कंपटीशन रहता है। हाँ। कि हमने सड़कें इतनी बेहतर कर दी, तुम्हारे स्टेट में इतनी बेहतर नहीं है, हमारे स्कूल इतने बेहतर हैं, टॉप नंबर 10 पे रैंकिंग आ रही है। वहाँ रैंकिंग सिस्टम है हर स्टेट का, और उसके ऊपर एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि पूरा इंडिया इज बिग, इट कैन नॉट बी रूल्ड बाय, और यहाँ डाइवर्सिटी इतनी है जी। वाई शुड तेलुगु बी एनी लेस देन हिंदी? वाई शुड, मतलब कोई इम्पोजिशन नहीं होना चाहिए। सही। आप तेलुगु भी बहुत अप्रिशिएट कीजिए, हिंदी भी अप्रिशिएट हर कीजिए। भाषा हर स्टेट की अपनी एक मान्यता रखती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है अपना कल्चर प्रिजर्व करने को, अपनी डाइवर्सिटी प्रिजर्व करने को, कि हर स्टेट को पूरा फ्रीडम दिया जाए। क्योंकि जिस तरह आप यहाँ के मुद्दों को जानते हैं, मोदी जी नहीं जानते। वो एक दिन आएंगे, वो कोई हिंदू मुस्लिम वाला भड़काऊ भाषण देंगे और उनको लगेगा हो गया काम। तो लोगों को भी इस बहकावे में नहीं आना है जी। अपने स्टेट के बारे सबसे पहले लेकिन सोचना है। अभी अब बिहार आपके सामने है, इलेक्शन है बिहार में, वहाँ की राजनीति आप समझ रही, देख रही किस तरह के हालात हैं। फिर 27 में यूपी है, तो आम आदमी पार्टी बिहार में पहुँच रही है, क्या पोजीशन में है? देखिए, हमारी रिक्वायरमेंट हर उस स्टेट में है जहाँ स्कूलों की हालत जर्जर है, जहाँ अस्पतालों में मरीजों को सही इलाज नहीं मिल रहा, जहाँ अस्पतालों में जानवर घूम रहे हैं, हर उस स्टेट में हमारी जरूरत है। हम उसको ठीक करेंगे। अभी क्या है, ये तो बड़ा क्लियर हो गया बीजेपी को कि किसके साथ जाएंगे? नहीं समझी मैं आपकी बात। बिहार में किसके साथ जाएंगे? हम अकेले लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे। क्योंकि प्रशांत किशोर को ऐसा कहा जा रहा है, वहाँ के नेता बोलते हैं, जेडीयू आरजेडी के लोग बोलते हैं कि बीजेपी का मौत है। देखिए वहाँ तो ऐसे में प्रशांत किशोर को क्या पहले से बीजेपी ने मैनेज किया है आम आदमी पार्टी की? बहुत डिफिकल्ट है उनके बारे कुछ कहना ना उनके बारे ओनली टाइम विल टेल। काफी उनके बारे डिफिकल्ट रहता है। आम आदमी पार्टी कैसे वहाँ पर अपने आप को रखेगी मौजूदगी? देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि बीजेपी को अपनी हार बहुत साफ दिख रही है बिहार में, जिस वजह से उन्होंने ये एसआईआर करवाया। क्योंकि बिहार में अभी अभी रिवाइज हुई थी, जनवरी में लिस्ट आई थी, और बिहार में यही 65 लाख लोग इन्होंने लोकसभा में चुनाव में वोट डाला था, वो एकदम से इलीगल कैसे हो गए? और अगर इलीगल हैं तो किसकी जिम्मेदारी हुई? केंद्र सरकार की, कि हमारे देश में एक स्टेट में इतना बड़ा नंबर इलीगल सिटीजन्स का रहता था। बड़ा मुद्दा बनने वाला है जी आम आदमी पार्टी के लिए। तो मुझे लगता है कि भाजपा को अपनी हार साफ दिख गई है, जिस वजह से वो इन हरकतों पे उतारू है, जहां वो वोटर एडिशन, वोटर डिलीशन जैसी कुकर्म करती है। और वही उसका एक प्रमाण यहाँ दिखने को मिल रहा है। उनको मेजॉरिटेरियनिज्म चाहिए, उनको पसंद नहीं है कि स्टेट्स की कोई अलग अलग डाइवर्सिटी हो, उनकी कोई लैंग्वेज हो, इनको अपना थोपना है। पर इन्होंने पर जनता ने भी मन बना लिया है। मुझे लगता है कि बिहार का इलेक्शन डिफरेंट होने वाला है। आई होप सो जी, आई होप सो। अब यूपी में 2027 की तैयारी आम आदमी पार्टी की, चूंकि यूपी एक ऐसा स्टेट है जहां से दिल्ली तक सरकार का रास्ता बनता है, और आप दिल्ली में रहे हैं और दिल्ली में अभी भी मजबूत पोजीशन में है, तो यूपी एक सेमीफाइनल, फिर दिल्ली फाइनल। देखिए, आम आदमी पार्टी कहाँ होगी? दिल्ली में भी, सॉरी उत्तर प्रदेश में भी हम काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, नॉट जस्ट टुडे। वहाँ पे हमारे चेयरमैन्स हैं, जो जैसे यहाँ पे मेयर होता है, वहाँ पे कमेटीज़ के चेयरमैन्स वगैरह हमारे इलेक्टेड जो मेंबर्स होते हैं वो रहे हैं। हमारे वहाँ पे जो लोकल इलेक्शंस होते हैं, जैसे यहाँ ZPT MPT वाले होते हैं, वैसे हमारे वहाँ पर काफ़ी लोग ऑलरेडी इन पावर हैं। लास्ट टाइम जो लास्ट इलेक्शंस हुए थे लोकल बॉडी के, उसमें हम कांग्रेस से आगे थे उत्तर प्रदेश में। तो वो दिन भी दूर नहीं जब उत्तर प्रदेश में भी हमारी अंदर हमारे MLAs होंगे। हम लोग कब से लगे हुए, जैसे मैंने बताया, 10 ईयर स्पैन इज नॉट अ वेरी बिग टाइम फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी। बट आप देखिए 10 साल में जो प्रोग्रेस हमारी रही है। यूपी से दिल्ली ज़्यादा दूर नहीं है, नोएडा बीच में है। दिल्ली, मतलब आप कुछ भी कह लीजिए, दिल्ली से भी उत्तर प्रदेश ज़्यादा दूर नहीं है। तो जैसे भी हम मानते हैं कि हमारे लोग बहुत हार्ड वर्किंग लोग हैं, और क्या है, उनके अंदर वो कुर्सी की चाहत इतनी नहीं है। पर ये, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि सब पढ़े लिखे बैकग्राउंड से आते हैं, उनका मेन ही यही है, गोल ही यही है कि शिक्षा हमें हर घर तक पहुंचानी है। हाँ। तो उस गोल को लेकर हम चले हुए हैं। चलिए, अच्छा है उत्तर प्रदेश से आप दिल्ली पहुंच जाएं, लेकिन अब चूंकि आप खास तौर पर तेलंगाना आई हुई हैं, तेलंगाना के दौरे पर हैं, तो तेलंगाना का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और तेलंगाना में पार्टी की अभी पोजीशन क्या है और प्लान क्या है? देखिए, तेलंगाना में हम लोग ग्राउंड पे जाने लगे हैं। अब आज ही आप समझ लीजिए, क्योंकि बल्दिया इलेक्शन सामने है आपके। बिल्कुल है, बट मुझे लगता है कि तेलंगाना में पीपल हैव गिवन अप ऑन बोथ द पार्टीज। कभी कांग्रेस, कभी मतलब वही चले जा रहा है।
तो पहले जैसा बीजेपी कांग्रेस चलता था। जी, तो मुझे लगता है कि लोग चेंज चाहते हैं पर उनको कोई ऑप्शन दिखता नहीं, तो वो भी क्या करें। तो आई एम होपिंग कि लोग हमें एक चेंज की तरह देखेंगे, हमें एक मौका देंगे। हम ये अश्योर कर सकते हैं कि जहाँ तक स्कूल की बात है, जहाँ तक अस्पताल की बात है, जहाँ तक जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज है सड़कों पे, मैं फिर से इसी बात पर आ रही हूँ कि वॉक करने के लिए आपके पास वॉकिंग पाथ ही नहीं है, कि बुजुर्ग अगर जाते हैं सुबह पार्क के अंदर तो थोड़ा हाथ पैर हिलाने के लिए एक जिम इक्विपमेंट्स लगे हों। तो अगर आपको इस तरह की नई राजनीति, अगर मैं चाहती हूँ कि जो यहाँ के युवा हैं वो जब यूएस जाते हैं और यही चीज़ें देखते हैं, उनको वो चीज़ें तेलंगाना में मिले, उनको शिक्षा का स्तर ऐसा मिले कि वो अपनी फैमिलीज यूएस में ना बसाएं, हमारा ब्रेन ड्रेन ना हो, एक रिवर्स ब्रेन ड्रेन हो और यहाँ तेलंगाना प्रोग्रेस करे, तो हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि लोग हमें उस तरह देख पाएं और समझ पाएं। प्रियंका जी, तेलंगाना में कांग्रेस है, टीआरएस है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी, इन तीन पार्टियों के बीच फिर एक और पार्टी है, भले ही वो कुछ महदूद हो कुछ इलाकों के हद तक, मेरी मुराद एमआईएम है। तो ऐसे में आप अपने आप को सियासी तौर पर कैसे देखते हैं इन सब के बीच, या फिर जहां ज़रूरत हो वहां इत्तेहाद की भी कोशिश हो सकती है आम आदमी पार्टी? देखिए, मुझे लगता है कि एक तो जो पढ़ा लिखा तबका है, सॉरी टू से बट जो लोग जो बीजेपी में या बाकी पार्टियों में या कांग्रेस में ही आज की डेट में अगर आप देखेंगे, कांग्रेस में कौन है? बीजेपी के रिजेक्ट्स या बीजेपी से इम्पोर्टेड पीपल, और ऐसा ही आपको दूसरी साइड देखने को मिलेगा। कांग्रेस तो अभी क्या, मैं 2-3 स्टेट्स में ही सक्रिय होगी। वॉश के लिए जाते हैं, हाँ जी, वॉशिंग मशीन में, करेक्ट वॉशिंग मशीन वाले प्रोडक्ट्स ही तो हैं सारे। तो मुझे लगता है एक पढ़ी लिखी पार्टी के लिए ऐसे पुराने जो लोग इतना पैसा खर्चने को तैयार हैं, पता नहीं कहाँ से आपके पास, आपके लोगों के पास, कैंडिडेट्स के पास इतना पैसा आता है, मुझे समझ नहीं आया। जबकि तेलंगाना में पर कैपिटा इनकम तो बढ़ी है डेफिनेटली, बट जबकि तेलंगाना में इतने सारे बैकवर्ड एरिया हैं, तो कैसे लोग 5-5 हज़ार करोड़ खर्च के, मैं सुनती हूँ, चुनाव लड़ रहे हैं, ये मुझे नहीं पता। तो ये चैलेंज होगा आम आदमी पार्टी के लिए, बिल्कुल होगा, क्योंकि हमारे लोगों के पास ना ऐसा 5,000 करोड़ पड़ा है, ना बेचारे क्रिमिनल्स हैं, शरीफ लोग हैं, पढ़े लिखे बैकग्राउंड से आते हैं, देश का भला चाहते हैं, स्टेट का भला चाहते हैं, गंदी भाषा नहीं बोल पाते, जिस तरह यहाँ पे तेलंगाना में मैंने देखा है नेता क्या क्या नहीं बोल देते। तो पढ़े लिखे शरीफ लोगों को यहाँ की जनता मौका देती है। तो आपका टारगेट पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, लेकिन यहाँ पर देहातों में जो काम आपने दिल्ली में किया है एजुकेशन का, एजुकेट करने का, वो है नहीं ज़्यादा, अभी पहुँच रहा है कुछ कुछ जगहों पर। तो ऐसे में आप अगर सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को टारगेट करेंगे तो इसका मतलब वोट बैंक महदूद हो जाएगा। नहीं, मेरा कहने का दूसरा मतलब पैसे वाला मामला है। तो इलेक्शन कमीशन को के लिए आप क्या कहेंगी? इलेक्शन कमीशन नहीं है, इलेक्शन कमीशन कठपुतली है, भाजपा की कठपुतली है। एक टाइम था जब एक इलेक्शन कमीशन था, पर वो टाइम नहीं रहा जी। अगर इलेक्शन कमीशन सच में इंडिपेंडेंट होता तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप अपनी कमेटी में सीजेआई को भी लेंगे, नहीं लिया उन्होंने अशोक लवासा, जो मुझे लगता है कि लास्ट आदमी थे इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर जिन्होंने अपनी आवाज बुलंद की कि मोदी जी वायलेट करते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को, अमित शाह जी वायलेट करते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को, वो डिसेंट हट गया, वो लास्ट, और उनके ऊपर बहुत सारी प्रताड़ना हुई, ईडी पीछे पड़ गई, सीबीआई पीछे पड़ गई, उनकी फैमिली के पीछे पड़ गई, उनको वो सब हुआ। उसके बाद से इलेक्शन कमीशन तो एक तोता है जी, तोते के बारे क्या बात करनी, मैं लोगों में ज्यादा इंटरेस्टेड हूं। बोलना सिखा दीजिए। तोता पिंजरा में ही रहता है बेचारा, मैं कहती हूँ अभी 75 साल के होने वाले मोदी जी वो जाएंगे, उसके बाद सबके पंख निकलेंगे। तोता भी पिंजरे में है और आम आदमी पार्टी के लोग भी पिंजरे में है। ये पिंजरा कब खुलेगा ये आने वाला वक्त ही बताया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने स्टूडियो में आया, और तेलंगाना आपका टारगेट है, उम्मीद है आपको यहाँ कोई सियासी जमीन मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। आम आदमी पार्टी की चीफ नेशनल स्पोक्स पर्सन है और तेलंगाना पार्टी की इंचार्ज मोहतरमा प्रियंका कक्कर हमारे साथ रही हैं। बहरहाल तेलंगाना में ये कोशिश है आम आदमी पार्टी की कि यहाँ पर पार्टी को मजबूत बनाया जाए। खास मुलाकात में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।